हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है, इसके पोस्टुलेट क्या क्या हैं, और देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। फिर हम कोलिजन थ्योरी जो है रिएक्शन रेट की, उसका एप्लीकेशन देखेंगे बायोमोलिकुलर जो रिएक्शंस होती है उसमें, जब हमारे पास में क्या होंगे, कोलिडिंग मोलिक्यूल डिसिमिलर होंगे और कोलिडिंग मोलिक्यूल सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलिजन थ्योरी का इंट्रोडक्शन। तो ये जो थ्योरी है वो दी गई थी मैक्स ट्राउड एंड विलियम डब्ल्यू सी लेविस के द्वारा। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? गिवन बाय मैक्स ट्राउड एंड डब्ल्यू सी लेविस। और ये थ्योरी जो है बेस्ड है ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि गैसियस मोलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। मतलब कि जो भी हमारे पास में गैसियस मोलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, हमारे पास में प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हमारे पास में कोई भी कंटेनर होता है जिसके अंदर हमने कोई सारी गैस ले रखी है, बहुत सारे उसमें गैस के क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास में कोलिजन थ्योरी है उसके पोस्टुलेट क्या क्या है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास में कोलिजन थ्योरी का कि जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल होते हैं आर अज्यूम टू बी इलास्टिक रिजिड हार्ड स्फीयर। ठीक है, तो रिएक्टेंट मोलिक्यूल को कोलिजन थ्योरी में क्या अज्यूम किया गया है, इलास्टिक रिजिड हार्ड स्फीयर। सेकंड पोस्टुलेट है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस अ कोलिजन बिटवीन टू रिएक्टेंट मोलिक्यूल मस्ट टेक प्लेस इन ए स्पेसिफिक वे। अब ये स्पेसिफिक वे क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो अगर हमारे पास में कंप्लीट होना चाहती है तो उनके जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोलिजन होना जो है कंपलसरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है इज़ मच लेस देन द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मोलिक्यूल्स। मतलब इसका क्या हुआ कि जो हमारे पास में कंटेनर है उसके अंदर जितने भी हमारे पास में जो मोलिक्यूल है वो आपस में कोलिड करते हैं, तो इनकी जो कोलिजन की नंबर होती है तो बहुत हाई होती है, लेकिन जो जो मोलिक्यूल इनसे आपस में कोलिड करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं उनकी जो नंबर होती है कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होती है देन द नंबर ऑफ हमारे पास में जो कोलिजन होती है बिटवीन मोलिक्यूल। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ पोस्टुलेट है वो कहता है कि ओनली दोज कोलिजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विच सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ मोलिक्यूल, दीज कोलिजन आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि जो स्पेसिफिक वे में जो है हमारे पास में कोलिजन होनी चाहिए। मतलब कि स्पेसिफिक वे क्या है कि जो हमारे पास में कोलिजन है वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए उनको क्राइटेरिया ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ मोलिक्यूल। ठीक है, और जो ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इसको हम डिटेल में जो है स्टेरिक फैक्टर या फिर जो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। और ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो हमारे पास में कोलिजन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। क्योंकि ये कोलिजन जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो है पार्टिसिपेट करती है, मतलब कि ये जो कोलिजन होगी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। अब हम देखते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है। तो अब हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मोलिक्यूल टू एक्टिवेट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मतलब कि जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल होते हैं उनके पास अपनी भी कुछ एनर्जी होती है, लेकिन उनको प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। तो वो जो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी बैरियर दैट एवरी रिएक्टेंट मोलिक्यूल हैव टू क्रॉस टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारे पास में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है या फिर जो हम कह सकते हैं हाईएस्ट एनर्जी जो पीक होती है उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो एवरी रिएक्टेंट मोलिक्यूल है उसको क्रॉस करना पड़ता है टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम एक सिंपल इक्वेशन से समझ सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और जो हमारे पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या होती है। तो हमारे पास में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम जो है सिंपल जो हमारे पास में एनर्जी डायग्राम होता है उससे भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एनर्जी है। ठीक है, रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है, और यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे पास में क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या फिर रिएक्शन प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट्स या फिर रिएक्शन जो हमारे पास में प्रोग्रेस है। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में रिएक्टेंट है और ये हमारे पास में ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रिएक्टेंट है ये इतनी एनर्जी जो है एक्वायर करके बैठा हुआ है, मतलब कि रिएक्टेंट के पास भी कुछ एनर्जी है। ये एनर्जी कहलाती है रिएक्टेंट की एनर्जी। अब ये जो है इसको इतनी एनर्जी जो है क्रॉस करके प्रोडक्ट फॉर्म कर पाता है ये। तो ये वाली जो एनर्जी है ये बीच में जो इनके बीच में रिएक्टेंट और जो हमारे पास में ये हमारे पास में जो हाईएस्ट एनर्जी पीक जो आती है इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ये जो टोटल एनर्जी है ये टोटल एनर्जी ये क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, मतलब कि जो टोटल एनर्जी होती है या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी बैरियर होता है जो एवरी रिएक्टेंट को जो है मोलिक्यूल को क्रॉस करना पड़ता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, तो ये पूरी जो एनर्जी होती है ये कहलाती है हमारे पास में
थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो अगर हमको जो हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी इसको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको रिएक्टेंट की एनर्जी से जो है माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी एक्टिवेशन एनर्जी की। तो कोलिजन थ्योरी फॉर बाई मोलिकुलर रिएक्शन को अप्लाई करने से पहले हमारे को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका यूज़ जो है हम रेट लो को डिटरमाइन करने के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है। तो बेसिकली जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस in a containers per unit volume per unit time। ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस इन अ कंटेनर पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। जो हमारे पास में कंटेनर था, अगर उसका हम एक यूनिट वॉल्यूम ले लें और उसके अंदर भी एक यूनिट टाइम में, जैसे कि हम बात करें कि जो हमारे पास में कंटेनर है उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर जो है कितनी कोलिजन हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास में क्या होगी, जो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में डिफरेंट होता है फॉर बाई मोलिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, तो कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला हमारे पास में डिफरेंट होता है। अगर बाई मोलिकुलर रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें हमारे पास में क्या है, रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स अगर हमारे पास में क्या है, डिसिमिलर है, तो हमारे पास में कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, ZAB। यहाँ पे ए और बी क्या है, रिएक्टेंट जो हमारे पास मोलिक्यूल है, एक ए है और एक बी है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास में होता है NaNb सिग्मा AB का स्क्वायर अंडर द रूट 8 पाई RT अपॉन में MaMb, और ऊपर होगा हमारे पास में Ma प्लस MB। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है जब हमारे पास में रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो, डिसिमिलर हो। और अगर हमारे पास में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हो, अगर वो सिमिलर हो, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल अगर हमारे पास में क्या हो, सिमिलर हो, तो जो हमारे पास में कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है Z, वो क्या होती है हमारे पास में Na का स्क्वायर नंबर ऑफ है, मतलब कि आप कह सकते हो मोल्स ऑफ है कितने हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारे पास में एवरेज जो कोलिजन डायमीटर आता है वो क्या आता है, सिग्मा का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, इसमें क्या आएगा 4 पाई RT अपॉन में हमारे पास में क्या आएगा, केवल एक ही मोलिक्यूल है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, केवल एक ही मोलिक्यूल को ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ma। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो है फॉर्मूला डिफरेंट जो हमारे पास में रिएक्टिंग मोलिक्यूल जब अलग अलग होते हैं तब वो अलग अलग होता है। तो अगर अब हम कंसीडर करें कि जो हमारे पास में कोलिजन हो रही है, एक जो हमारे पास में कंटेनर उसके अंदर जितनी भी कोलिजन हो रही है वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रही है, तो हमारे पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन वो सिंपली क्या होगी, इक्वल टू होगी जो हमारे पास में कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसके, क्योंकि जितनी भी कोलिजन हो रही है वो क्या बना रही है, प्रोडक्ट को फॉर्म कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि जितनी भी कोलिजन होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी और जो हमारे पास में ओरिएंटेशन फैक्टर होता है उसको जो है सेटिस्फाई नहीं करती है। तो कुछ ही जो हमारे पास में इसका फ्रैक्शन होगा, यहाँ पे जितनी भी कोलिजन हो रही है उसका कुछ फ्रैक्शन ही क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो हम क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए उसको जो है फ्रैक्शन को इस Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जो है क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहा है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज जो होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में एफ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल्टा एन अपॉन में एन इक्वल टू होती है ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। तो जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास में डेल्टा एन, यानी कि जो हमारे पास में जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या फिर ज़्यादा है, और ये हमारे पास में टोटल जो मोलिक्यूल्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोलिजन में,
तो जो उसकी वैल्यू होती है वो इक्वल होती है ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो इस इक्वेशन से जब हम फ्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स है जो कि क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन आती है वो क्या आ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन आती है जेड मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास में कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, जो इसकी वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये हमारे पास में क्या है, जब हमारे पास रिएक्टिव मॉलिक्यूल सिमिलर हो डिसिमिलर होंगे, और ये हमारे पास वैल्यू जब आएगी जब रिएक्टिव मॉलिक्यूल सिमिलर होंगे। अभी हम एक एक के दोनों केस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास में केस क्या आता है, फर्स्ट केस आता है हमारे पास में जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर डिसिमिलर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमारे पास में कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, यहाँ पे क्या ए अलग है बी अलग है, आपस में क्या कर रहे हैं कोलिड कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तब हमारे पास में इसी कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट इक्वल टू होगा जेड ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। और जो हमारे पास में जेड है जो कि क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास में एन ए मल्टीप्लाई एन बी सिग्मा ए बी का स्क्वायर और अंडर द रूट 8 पाई आर टी एम ए प्लस एम बी अपॉन में एम ए एम बी। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू थी। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करके इसमें रख देंगे तो हमारे पास में इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या बन जाएगी, रेट इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या है एन ए एन बी सिग्मा ए बी स्क्वायर अंडर द रूट 8 पाई आर टी अपॉन में एम ए एम ए प्लस एम बी। ये हमारे पास में क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और बाकी बची टर्म क्या है ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। ये जो है हमारे पास में रेट ऑफ जो है रिएक्शन निकल के आ जाती है। लेकिन जो हमारे पास में एन एन बी है उसको अभी तक हमने जो मोलर जो कंसंट्रेशन उसमें कन्वर्ट नहीं किया है। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। जैसे हमारे पास में ए रिएक्टेंट है और बी जो रिएक्टेंट है, उसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो हमारे पास में रेट लो होता है वो लगाएंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा डी, इसकी हमारे पास में मोल्स या फिर नंबर कितने हैं तो एन ए अपॉन में डी टी। और ये हमारे पास क्या रिएक्टेंट है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, और इक्वल टू क्या होगा डी एन बी अपॉन में डी टी, ये भी माइनस में आएगा, और ये भी इक्वल टू किसके होगा डी पी अपॉन में डी टी। यही तो हमारे पास में क्या होती है रेट होती है रिएक्शन की। ठीक है, अब इसको जो है इस टर्म को एन ए को अगर हमारे को कन्वर्ट करना है मोलर कंसंट्रेशन में तो हम क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ ए यानी कितने होंगे तो वो हमारे पास में अवेलेबल नंबर है उसके इक्वल होंगे, और ए की कंसंट्रेशन कितनी है ए है। ठीक है, अपॉन में जो हमारे पास में 10⁻³ हम लेते हैं, जो कि क्या है कि जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर कितनी होगी। ठीक है, किसकी नंबर ए के जो हमारे पास में कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी। इस तरह से एन बी को भी हम क्या लिख सकते हैं एन अवेलेबल नंबर और बी की कंसंट्रेशन कितनी है अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम, या कि जो 10⁻³ है उसके अंदर जो है बी की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। अब यहाँ से हमारे पास में इसकी वैल्यू निकल के आती है, तो हमारे यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में एन तो क्या कांस्टेंट है, 10⁻³ भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास में रेट लो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। वो क्या आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा एन अपॉन में 10⁻³ और अंदर क्या बचेगा केवल ए, तो डी ए अपॉन में डी टी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या है रेट लो है। यहाँ से अगर हम जो ये टर्म है इसको जो है ये वाली टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाली चीज़ आती है माइनस का डी ए अपॉन में डी टी। ये क्या हमारे पास में रेट है, और यही इसी को भी हम जो है एन बी के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। वो भी हमारे पास में रेट होगी रिएक्शन की, और डी पी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वो भी क्या होगी रेट होगी रिएक्शन की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो एन ए और एन बी है इनको भी इससे रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा एन ए 10⁻³, ये भी क्या हो जाएगा एन बी 10⁻³। ठीक है, और ये हमारे पास में आगे जो ये वाली टर्म है एज इट इज़ रहेगी सिग्मा ए बी का स्क्वायर, और ये वाली ये टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एक 10⁻³ से एक 10⁻³ चल जाए, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो एक एन से एक एन कट जाएगा। तो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गई, ये जो है हमारे पास रेट है माइनस डी ए अपॉन में डी टी, ये चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए है। ठीक है, तो ये हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन होगी जो कि इक्वल किसकी हो जाएगी, यहाँ से एक एन और एक एन चला गया तो ये क्या हो जाएगा रेट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, एन आगे ला जाएगा सबसे एक जो हमारे पास बचा हुआ है, फिर ए कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में 10⁻³, और ये वाली टर्म हमारे पास में एज इट इज़ रहेगी पूरी। तो अब यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ हमारे पास में रेट क्या आ जाएगी। तो रेट हमारे पास में क्या आएगी, रेट इक्वल टू एन अपॉन में एक 10⁻³ हमारे पास बचा हुआ है, बाकी हमारे पास में क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी और मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ए बी स्क्वायर, और हमारे पास में ये जो टर्म थी 8 पाई आर टी एम ए प्लस एम बी अपॉन में
एम ए मल्टीप्लाई बाय एम बी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास में क्या थी, ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको जनरल रेट लो से अगर कंपेयर करें, जैसे हमारे पास जो हमारे पास रिएक्शन थी वो क्या थी, ए प्लस बी से हमारे पास क्या बना था, पी बन रहा था। अगर हम इसको जनरल रेट लो लगाएं इस पर, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, कोई कोई रेट कांस्टेंट होगा। तो उसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास रेट लो क्या कहता है, रेट लो कहता है कि जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इक्वल टू होगी रेट लो, मतलब कि रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इस तरह से हम जो ये इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करें तो हमारे पास में क्या आएगा, रेट रेट के इक्वल में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, के ए मल्टीप्लाई कंसनट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 10 n/10⁻³ ए मल्टीप्लाई बाय बी सिग्मा ए बी का स्क्वायर अंडर द रूट 8π/RT अपॉन में एम बी, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आगे तक रहेगी, ठीक है। ये आप लिख लेना। तो यहाँ से आप देखो कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में रेट कांस्टेंट क्या निकल के आ जाएगा, के इक्वल टू निकल के आ जाएगा n/10⁻³ सिग्मा ए बी का स्क्वायर अंडर द रूट हमारे पास में क्या है 8π/RT अपॉन में हमारे पास क्या है एम ए मल्टीप्लाई बाय एम बी और एम ए प्लस एम बी, और ई की पावर हमारे पास में क्या है, ई की पावर ई ए अपॉन में आर टी। तो ये हमारे पास में फाइनल जो है इक्वेशन निकल के आती है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग की जो रेट लो होता है बाई मोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें जो कोलिडिंग मोलिक्यूल होते हैं डिसिमिलर होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास निकल गई। अब इसको हम कंपेयर करेंगे दिस इक्वेशन को, इक्वेशन बाय हमारे पास में क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, कि इक्वल टू होता है ए जो कि आर्हेनियस कांस्टेंट है और ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन, तो जब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये हमारे पास में कॉमन है, ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी के हमारे पास में क्या है, ये सेम है। तो हमारे पास में ए की वैल्यू निकल के आएगी n/10⁻³ सिग्मा ए बी का स्क्वायर अंडर द रूट 8π/RT एम ए प्लस एम बी अपॉन में एम ए एम बी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास में ये आर्नेस इक्वेशन जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में ये चीज़ निकल के आएगी, ए का जो है जो वैल्यू है ये निकल के आएगी, ठीक है। सेकंड केस आता है हमारे पास में जब कोलिडिंग मोलिक्यूल जो होते हैं सिमिलर होते हैं। ऐसे केस में हमारे पास में क्या होगा कि कोई रिएक्टेंट ए है वो दूसरे रिएक्टेंट के मोलिक्यूल से कोलिड करेगा और हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2A इक्वल टू पी। जब हम इसके लिए रेट लो लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, रेट इक्वल टू क्या होता है, रिएक्टेंट की जो हमारे पास में चेंज इन कंसनट्रेशन की थी, -1/2 डी ए अपॉन में डी एन ए अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, डी पी अपॉन में डी टी। ये हमारे पास में जो होता है रेट होता है। लेकिन कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं रेट इक्वल टू क्या होता है, जेड मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू रख देंगे तो रेट इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास में क्या आई थी इसकी वैल्यू, एन ए का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अंडर द रूट 4π/RT अपॉन में क्या था हमारे पास में एम ए मल्टीप्लाई बाय ये इधर हमारे पास क्या है ई ए अपॉन में आर टी माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन निकल के आ जाएगी फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, एन ए को यहाँ से हटाएंगे और जो हमारे पास में रेट है उसमें भी जो हमारे पास में ये जो रेट है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एन ए की जगह क्या रखेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ ए लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एन ए की जगह हम क्या रखेंगे, हम जानते हैं कि इसको आवेगोदो नंबर से और इसके कंसनट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और जो है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, इसकी जो है डी एन ए अपॉन डी टी आ जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एन ए की जगह हम ये वाली वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन में। अभी तो ये मोलर कंसंट्रेशन में नहीं है, जब इसकी कंसंट्रेशन हम लेंगे तो है हम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे -1/2 एन ए की जगह हम ये रखेंगे तो ये कॉन्स्टेंट वाली टर्म बाहर आ जाएगी, एन अपॉन में 10⁻³ डी ए अपॉन में डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास में निकल गई जी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो है हमारे पास किसके इक्वल होगी, रेट के इक्वल होगी। रेट क्या है, एन ए स्क्वायर, एन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में एन, ठीक है, ये वाली, और ए अपॉन में 10⁻³ और एक बार और हम लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है, एन ए अपॉन में 10⁻³ और ये वाली टर्म एज इट इज़ जो है आगे हमारे पास चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आप देखोगे कि एन एन से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा और 2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, डी ए अपॉन में डी टी, जो कि क्या है, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही क्या होती है, रेट होती है। इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, रेट, जो कि हमारे पास में इक्वल होगा किसके, यहाँ पे 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एन ए का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 10⁻³ यहाँ पे हमारे पास टर्म जो चल रही है वो एज इट इज़ चलती रहेगी।
अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास में 2 हो जाएगी। अब हम इस इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, जो हमारे पास में जनरल रेट लो होता है इस रिएक्शन के लिए, उससे कंपेयर करेंगे। तो जनरल रेट लो हमको क्या कहता है, रेट इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर, ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर 2। इसको जब हम सेकंड से इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, के मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 2n a स्क्वायर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन 10⁻³ और ये वाली जो टर्म थी हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारे पास क्या थी, सिग्मा का स्क्वायर अंडर द रूट 4πRT अपॉन में MA ई की पावर EA अपॉन में RT। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल कर देंगे। इसके बाद में हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n अपॉन में 10⁻³ सिग्मा स्क्वायर अंडर द रूट 4πRT अपॉन में MA और ई की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, e⁻⁴ EA अपॉन में RT। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 4 को हम आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कौन सी इक्वेशन से, आर्हेनियस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो कि हमारे पास में क्या होती है, के इक्वल टू ए e⁻⁻ अपॉन में RT। इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे को दिख रहा है ये चीज़ इसमें भी कॉमन है, ये चीज़ इसमें भी कॉमन है, ये चीज़ इसमें भी है, ये चीज़ इसमें भी है। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास में आर्हेनियस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 2n अपॉन में 10⁻³ सिग्मा स्क्वायर अंडर द रूट 4πRT अपॉन में MA। तो ये चीज़ हमारे पास निकल के आ जाती है आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना होता है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास मेन इक्वेशन कौन सी आई थी, मेन इक्वेशन हमारे पास में आई थी ये रेट की। ठीक है, ये वाली रेट की जो आप पूरी लिखोगे, और इसके बाद में हमने क्या करा था, इसमें इसको जनरल रेट लो से कंपेयर करके यहाँ से हमने आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल दी। तो इस तरह से आपको सोल्व करना होता है। अब हम देखते हैं कि इसके जो लिमिटेशंस थी कोलिजन थ्योरी की वो क्या क्या रही थी। तो कोलिजन थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि दिस थ्योरी इज अप्लाइड ओनली ऑन सिंपल गैसियस रिएक्शन वाइल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी ओनली एप्लीकेबल है किस पे, सिंपल गैसियस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब जो कोलिजन थ्योरी थी उसमें हमने क्या माना था कि कोलिजन थ्योरी इज साइलेंट ऑन ब्रेकिंग द ओल्ड बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो कोलिजन थ्योरी हमें नहीं बताती है कि अगर जो हमारे पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर कोई नया बॉन्ड बन रहा है या फिर पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये केवल बताती है कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलेट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। इनके बीच में बॉन्ड बनेगा या टूटेगा इसके बारे में ये जो थ्योरी है कुछ नहीं बताती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो हमारे पास में दिस थ्योरी है एज्यूम करती है मॉलिक्यूल एज इलास्टिक हार्ड स्फीयर विच इज़ ओनली ट्रू फॉर आइडियल गैसेज। ठीक है, तो जो हमारे पास में जो कोलिजन थ्योरी थी उसने एज्यूम क्या किया कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है या फिर जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो क्या है, इलास्टिक हार्ड स्फीयर है, जबकि ये केवल जो है आइडियल गैस की कंडीशन में ही ट्रू होता है, बाकी जो रियल गैसेस होती है उसके लिए ट्रू नहीं होता है। इसके बाद क्या इसने बताया था लिमिटेशन की, दिस थ्योरी फेल टू कैलकुलेट स्टेरिक और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो ये जो थ्योरी है स्टेरिक और प्रोबेबिलिटी फैक्टर को भी जो है नहीं बता पाई थी। ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।